आप देख रहे हैं हम रखें ख्याल आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं टीबी के बारे में, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या तपेदिक कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, जिसको लेकर भारत सरकार काफी संजीदा है और उसने कहा है कि आने वाले सालों में इसको हम पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, देश में इसकी जड़ें खोखली कर देंगे या फिर जड़ से ही मिटा देंगे। स्वस्थ देश के लिए क्या कर रही है भारत सरकार, या आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, वो कर ही रही है, लेकिन आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप टीबी की चपेट पे आने से बचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है। ये जो संक्रामक बीमारी है, इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। आपने देखा होगा अमूमन टीबी का मरीज जो है खांसता है या खांसी में खून आ जाता है, या थकान की बीमारी होती है, अक्सर बीमार बना रहता है, बुखार आता रहता है, या फिर उसका वजन बहुत कम हो जाता है। ये अमूमन तौर पे हमारे सामने इस तरह की चीजें आती हैं। यदि टीबी का मरीज आपके सामने है, चाहे वो बोले या गाना गाए या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज करे जिससे कि उसके मुंह से आवाज निकले बाहर, तो ये हवा में इसके जीवाणु जो है तैरते हैं और आपको संक्रमित कर सकते हैं। यह ठीक उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि आपने भी कोरोना का सामना किया, कि हम मास्क लगा कर रहते थे, लेकिन उस टाइम तो कोरोना था, तो आपको पता था कि मास्क लगाना है और दूर रहना है। लेकिन टीबी का मरीज तो आपकी सोसाइटी में आपको पता ही नहीं है, जो खांस रहा है सो टीबी भी हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आखिरकार टीबी के मरीज से कैसे बचेंगे, या फिर टीबी के मरीज अपनी देखभाल कैसे करेंगे, कैसे अपना इलाज करेंगे, क्या डाइट होनी चाहिए, ये मुद्दे या ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी हेल्दी लाइफ के लिए। इसीलिए हम कहते हैं हम ख्याल रखें हम आपका। आइए टीबी के बारे में बातचीत करने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, पैकेज देख लेते हैं क्या है टीबी की बीमारी, फिर डॉक्टर बीपी त्यागी के साथ इस पे चर्चा करेंगे। यदि आप टीबी से पीड़ित हैं तो आपको कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि खांसी आना, वो भी आपको अगर 3 हफ्ते से ज्यादा आए तो, खून की खांसी होना, छाती में दर्द होना, हर वक्त थकान महसूस करना, ठंड महसूस करना, बुखार आना, भूख की कमी, वजन घटना आदि। अगर आपके अंदर ये सभी लक्षण हैं तो आप एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। वक्त रहते ही अपना सही डॉक्टर से इलाज करवाएं और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। सेहत का रखें खास ख्याल। अगर टीबी की हो आशंका, डॉक्टर को दिखाएं। वजन घटना भी हो सकता है टीबी का संकेत। टीबी जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई सारे प्रावधान निकाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का कहना है कि टीबी से मुक्त का ये मिशन भले ही भारत में हो या किसी अन्य देश में, फ्रंटलाइन टीबी फिजिशियन और वर्कर्स की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टीबी से लड़ने के लिए पीएम मोदी का ये कहना है कि ट्यूबरकुलोसिस को अब से करीब 25 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया था। तब से लेकर अलग अलग देशों में टीबी की रोकथाम के लिए अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं। पीएम मोदी ने टीबी को लेकर किया बड़ा दावा। 2025 तक टीबी को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। टीबी से मुक्त का ये मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करें अगर कि इस देश में कुल कितने ऐसे मरीज हैं जो कि टीबी की इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि एनटीईपी के तहत 2023 में कुल 25,30,055 नए मामले सामने आए हैं, जो कुल लक्ष्य का 82% है। सरकार ने 27,62,832 मरीजों की पहचान का लक्ष्य तय किया है। वहीं बात अगर बिहार और छत्तीसगढ़ की करें तो केवल 74 और 69% ही लक्ष्य हासिल किया है। 2023 में कुल 25,30,055 नए मामले आए हैं सामने। सरकार ने 27,62,832 मामलों की पहचान का लक्ष्य तय किया है। तो अभी आपने देखा किस तरह से
टीबी के आंकड़े आपको डरा सा रहे हैं, आपको परेशान कर सकते हैं और आपको सोचने पर मजबूर भी करते हैं कि टीबी की बीमारी कितनी संक्रामक है, कितनी भयानक हो सकती है, कैसे ये आपके जीवन को खत्म कर सकती है या फिर उन लोगों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। तो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है या आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। ऐसे में टीबी से कैसे बचेंगे और भारत सरकार क्या कर रही है? लेकिन जब आपको टीबी हो जाती है तो कैसे पता चलेगा, इसी पे बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी इस पे हमसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल में हम उनसे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे। टीबी क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके स्टेजेस क्या है और इसके लक्षण क्या है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसकी दवाइयाँ क्या हैं, ये सारी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से। तो डॉक्टर बीपी त्यागी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम रखे हैं ख्याल आपका और आज हम बात करने जा रहे हैं टीबी की। जी। मोदी सरकार यानी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2025 तक हम टीबी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा है। चलिए, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन एक आम शहरी या एक आम नागरिक होने के नाते सबसे पहले मेरी खुद की क्या जिम्मेदारी है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है जैसे कि टीबी से बच सकें। जी, जैसा आपने अभी जानकारी दी है, जो भी सिम्टम्स बताए हैं, ये सब सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस में मिलते हैं। अब वो उसमें मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि अगर हमें 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहती है, बुखार रहता है और उसके साथ रात में पसीना आ रहा है जी, तो रात में अगर पसीना आ रहा है तो वो ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण में से एक होता है। और जो टीबी है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक कीटाणु है, उसकी वजह से होती है। ये शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ ट्यूबरकुलोसिस ना हो सकता हो। ये अधिकतर माना जाता है, जो धारणा है हम लोगों की कि फेफड़ों की जो ट्यूबरकुलोसिस होती है उसी को टीबी माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि जो फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस है वो हवा के जरिए दूसरे लोगों को फैलती है, लेकिन जो और ऑर्गन की है, जैसे जो गांठें बन जाती हैं या जो हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस है, जो लीवर की ट्यूबरकुलोसिस है, तो क्योंकि सभी अंगों में ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वो हवा के जरिए या सांस के जरिए नहीं फैलता। ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों वाला होता है जी। उसका अगर हम 10 दिन तक लगातार इलाज करते हैं, की जो दवाइयां होती हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो वो फिर जो कीटाणु हवा में आता है वो स्टाइल होता है। स्टाइल मतलब अब वो मरीज और लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। तो अगर हमारी डायग्नोसिस आज बनी है फेफड़े की ट्यूबरकुलोसिस की, तो हम 10 दिन तक लगातार दवाई खाएं तो मास्क लगाएं और दूसरे लोग भी मास्क लेके पहने, घर वाले, और हम अपने जो बर्तन वगैरह हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें, वो क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन का डर होता है। तो ये पीरियड होता है 10 डेज, अगर हम लगातार अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। चलिए, आज का जो सिनेरियो है वो ये है कि ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने की बात बोली गई है कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो जाएगा। वो इसलिए मुझे संभव नहीं लगता है, इसलिए मुझे अंदेशा है, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होता है और एक ट्यूबरकुलोसिस होता है डोरमेंट। जो डोरमेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है
वो इस तरह का ट्यूबरक्लोसिस है कि जैसे किसी बच्चे को अगर अपनी माँ से टीबी लगी और उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो कीटाणु बिना दवाइयों के ऐसी जगह पे छुप के बैठ जाएगा, जैसे उसके फेफड़े के अंदर, उसके बोन के अंदर, उसकी किडनी के अंदर छुप के बैठ जाएगा कि जब अगर इसकी इम्यूनिटी कम होगी तो मैं इसको पकड़ लूंगा। ठीक है। इसको डोरमेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, और डोरमेंट ट्यूबरक्लोसिस डिकेड तक चल सकता है, डिकेड। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे अभी हमने आपने बात की और हमने समझा भी, यदि इसके मैं बेसिक रीजन समझूं, बेसिक रीजन से शुरुआत करता हूं, दर्शकों को थोड़ा समझ में आएगा डिटेल में कि ट्यूबरक्लोसिस होता ही क्यों है, क्यों हो जाता है। हम तो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, फिर भी हमें एक दिन अचानक हम बीमार पड़ जाते हैं, पता चलता है कि हमें तो टीबी हो गया। कैसे हो गया टीबी, कारण क्या है? जी, अब उसका मैं समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में तब लगता है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने का जो रीजन होता है वो हमारे शरीर में ही अंदर होता है। इम्यूनिटी वीक होने पे ही इस तरह के इन्फेक्शन हमें लगते हैं। ये जो इन्फेक्शन के कीटाणु हैं ये हवा में घूमते रहते हैं, और जो वायरस हैं वो भी हवा में घूमते रहते हैं, सब हवा में है। मैं डॉक्टर साहब जो समझ पा रहा हूँ, इम्यूनिटी कम है डॉक्टर साहब मैं जो समझ पा रहा हूँ, आदमी की जो मुख्य लड़ाई है वो बैक्टीरिया और वायरस के साथ है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, और ये सब जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास में है, और कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है। जी जी, है ना। और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक हुई हम बीमार हो गए। जी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, डाइट, और ये सब चीजें हैं, और ये बीमारियां उसी की वजह से हैं। चलिए, अब बीमार पड़ गए आप, अब डॉक्टर साहब डायग्नोज कैसे करते हैं? जैसे आपने टीबी के सिम्टम्स भी बता दिए, रीजन भी बता दिया, डायग्नोज कैसे होगा? अब देखिए, अगर हम एक्सरे करते हैं, जो सिंपल एक मेथड है जी, तो एक्सरे में हमें इन्फेक्शन के धब्बे मिलेंगे। उसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की केविटीज बोलते हैं। जी, वो फेफड़े में केविटी बना लेता है कीटाणु, और वो हमें एक्सरे में नजर आने लगते हैं, और उसको हम अपनी देसी भाषा में निमोनिया भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो और ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे गांठ का बनना टीबी की, या नाक में साइनस में ट्यूबरक्लोसिस होना, या बोलने के धागों पे ट्यूबरक्लोसिस होना, वो आवाज को चेंज करता है। नाक में होता है तो वो खून नाक से आएगा, नाक को बंद रखेगा। और अगर वो कहीं लीवर में होता है तो भूख तो कम लगेगी, उसके साथ साथ जो लीवर का फंक्शन है, थक्का बनाने की क्षमता है, या जो पीलिया मरीज को मिल सकता है। और अगर वो कहीं ऐसी जगह है कि वो मान के चले पेशाब की थैली में है, तो उससे खून आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं पेनलेस हीमेचूरिया। ठीक है। खून आएगा पेशाब में लेकिन दर्द नहीं होगा। अब ये हमें डिफरेंशिएट करता है कि अगर पथरी है पेशाब की थैली में और फिर अगर ब्लड आता है तो वो दर्द करेगा। ठीक है। लेकिन अगर टीबी का इन्फेक्शन है वो दर्द नहीं करेगा। अच्छा, वो पेनलेस ये अंतर है। पथरी का है तो दर्द करेगा और टीबी का है तो दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं करेगा, वो पेनलेस हीमेचूरिया होगा। जी। इसमें एक हम स्किन पे टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉन्टुक्स टेस्ट। मॉन्टुक्स टेस्ट में हम इसके एंटीजन स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं, और एक 12 mm से ज्यादा का अगर लाल पैच बनता है तो उस टेस्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है। अगर वो 12 mm से कम है तो वो टेस्ट नेगेटिव होता है। ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये है कि
हमारे शरीर में टीबी का इन्फेक्शन है। वो एक्टिव भी हो सकता है और वो डोरमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, यानी कि एक्टिव और इनएक्टिव जो हम बात कर रहे हैं एक तरीके से। जी जी। जो और एक और होता है डॉक्टर साहब, जिसे हमने सुना है लेटेंट गुप्त टीबी, वही हो गया डोरमेंट वाला। वही है, डोरमेंट है जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ टेस्ट और आए हैं, जैसे हम सीरम से कुछ टेस्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, एंटीजन के, या इस तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे हमने सीटी स्कैन कर लिया, एमआरआई कर लिया। सीटी स्कैन हड्डी के लिए कर लेते हैं, एमआरआई एब्डोमेन के जो और ऑर्गन है उनके लिए कर लेते हैं। तो उन सब लोगों से, उन सब टेस्टों से हमें ये पता लग जाता है कि ये जो मरीज है वो ट्यूबरकुलोसिस का है। ठीक है। अब उसमें एक हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें ईएसआर बोलते हैं, ईएसआर। अगर ईएसआर टेस्ट हमारा बढ़ के आ रहा है, वो उसका इंडिकेशन है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है। अब हमें जहां भी इंफेक्शन है उसमें ये देखना है कि इंफेक्शन में कीटाणु कितने हैं। तो हम अपना बलगम लेके या जो भी मवाद अगर कहीं बना है स्किन में या किसी ऑर्गन में, वहां से लेके वो टीबी के कीटाणु की स्टेनिंग करते हैं। AFB स्टेनिंग बोलते हैं इसको। और इसी का एक कल्चर होता है AFB कल्चर। तो हमें ये पता लग जाता है कल्चर से कि इसके ऊपर जो टीबी की नॉर्मल दवाइयां हैं वो काम करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है। वो क्योंकि कुछ जो कीटाणु हैं वो उन दवाइयों को सेंसिटिव होते हैं, और कुछ कीटाणु जो हैं वो उनको रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है। उन पे असर नहीं करते। तो और जो रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, इसको MDR ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अभी जो आंकड़ा आप लोगों ने बताया जी कि 27 लाख के करीब मरीजों की पहचान करनी है गवर्नमेंट को, 25 की पहचान कर चुकी है जी। एक्चुअल में जो डोरमेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो 27 लाख की पहचान करनी है या 25 की कर चुके हैं, इससे आप 10 गुना ये मान के चलें कि इतना डोरमेंट ट्यूबरकुलोसिस है। यानी कि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक्टिव टीबी की पहचान की है, जो इनएक्टिव है या डोरमेंट है उसकी भी पहचान नहीं हुई है। उसकी पहचान नहीं हुई है। तो जो इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है जी, जो वो करीब 3 करोड़ के आसपास लोगों में पाई जाएगी, उसको भी जानना जरूरी है जिससे कीटाणु को खत्म किया जाए। यानी असली खतरा हमें गुप्त टीबी से है, लेटेंट टीबी से है, टीबी से, इनएक्टिव टीबी से है। हाँ जी। और तीसरा जो एक बीमारी आजकल आई है, एड्स, HIV। जी। HIV के साथ जो ट्यूबरकुलोसिस के हमारे पेशेंट हैं जी, उनको कंप्लीटली क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी पूरी उम्र इम्यूनिटी कम रहती है। ठीक है। अगर पूरी उम्र HIV के पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो टीबी के कीटाणु के ऊपर दवाइयां कम असर करती हैं, और जब उसको ये रहता है कि अब उसका कंसंट्रेशन शरीर में बढ़ गया है तो वो कीटाणु डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। लेकिन रहता शरीर में ही है। तो ये कहना कि हम 2025 में कंप्लीटली ट्यूबरकुलोसिस को खत्म कर लेंगे, मैं ये मान के चलता हूं कि ये बिल्कुल किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। पर माननीय मोदी जी ने जो टारगेट रखा है उसको हम एप्रिशिएट करते हैं
कि जब तक हम किसी चीज को खत्म करने का टारगेट नहीं रखेंगे तो उस पर काम नहीं होगा। सही बात है। तो कम से कम हमने एक टारगेट रखा है कि हम 25 तक फला बीमारी को खत्म करेंगे, ठीक है, उस पर काम चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर टारगेट ही नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो ये तो रहा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया मुझे सारी चीज़ें। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसकी सबसे आम दवाएं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो लोग अक्सर खाते हैं। तो वो देखिए, जो आम दवाई है इसकी, वो 4 तरह की दवाइयां हैं। एक तो रिफेम्पिसिन है, एक आइसोनेक्स है जी, एक पायराजिनेमाइड है जी, और एक इथेम्ब्यूट्रोल है। ठीक है। ये तो 4 कॉमन दवाइयां हैं जो हम इन्फेक्शन के हिसाब से 6 महीने से 18 महीने तक की इन्फेक्शन की वैरायटी और कैटेगरी देख के उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है। बीच बीच में हम लीवर का टेस्ट कराते हैं, क्योंकि ये दवाइयां लीवर के एंजाइम्स को बढ़ा देती हैं और कई बार पीलिया भी हो सकता है। ठीक है। कुछ इंजेक्शन है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन होता है जी, या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन होता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है और कैनामाइसिन होता है, या कुछ और दवाइयां हैं जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के कीटाणु को दी जाती है। ठीक है। अगर इन दवाइयों से रेजिस्टेंस आ रहा है तो उन दवाइयों को देके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और जो कोर्स है वो उतना ही होता है जितना ये फिक्स किया हुआ है कि कुछ में 6 महीने और कुछ में 9 महीने, हड्डियों के टीबी में 18 महीने। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हमने बेसिक तौर पर डिस्कस किया आपके साथ में कि इस तरह की टीबी होती है, ये रीजंस होते हैं, ये डायग्नोज होता है, ये दवाइयाँ हैं। जो खैर दवाइयाँ तो डॉक्टर ही बताएगा, जिसका चेकअप चल रहा है, जिसको बीमारी है वही बताएगा, लेकिन फिर भी दर्शकों को पता चल गया कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं अमूमन तौर पर। डॉक्टर साहब, मैं जो समझना चाहता हूँ, अब दर्शक भी समझना चाहते हैं, इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है लाइफ में, जीवन पर? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जी कि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये लीवर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और एक बार टीबी का इन्फेक्शन होने का मतलब है कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी लाइफ 4 साल कम हो जाती है। ठीक है। ठीक होने के बावजूद भी। और अगर उसको 2 बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो 8 साल कम हो जाती है। ठीक है। ये आंकड़े हैं बेसिकली जी। तो इसमें मेनली हम लीवर का टेस्ट बीच बीच में करते हैं, हीमोग्लोबिन का करते हैं, ईएसआर का करते हैं। और ईएसआर सपोज मेरा 100 आया, वो जो कि 5 से कम आना चाहिए, और टीबी की दवाइयां लेते लेते अगर वो कम हो रहा है तो वो एक अच्छा साइन होता है कि टीबी की दवाइयां इन्फेक्शन में काम कर रही है। ठीक है। अगर वो परसिस्टेंटली बढ़ा रहता है तो हमें ये डाउट होता है कि टीबी की दवाई काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। उसके लिए फिर अलग से टेस्ट किए जाते हैं, जो कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कीटाणु मेरे अंदर ट्यूबरक्लोसिस का है वो कहीं डोरमेंट स्टेज में तो नहीं चला जाएगा। और डोरमेंट स्टेज में जाने के बाद कहीं ऐसे टाइम पे तो नहीं आ जाएगा जब मेरी एज बढ़ेगी या कोई ऐसी बीमारी आए मेरी इम्यूनिटी कम कर दे, ये सपोज कैंसर वाली बीमारी हो गई, या हमें एड्स हो गया, या हमें हेपेटाइटिस हो गया,
या जो भी ऐसी कोई बीमारी हो गई जिससे इम्यूनिटी हमारी कम हो जाए, तो वो डोरमेंट ट्यूबरक्लोसिस निकल के आ जाती है और फिर से हमें उसका उतना ही कोर्स करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, यदि जैसे इसका एक टाइम पीरियड आपने बताया, अगर इस बीमारी का टाइम पीरियड है, इतने समय तक दवाइयाँ लेनी है, जी, यदि इस टाइम यदि हम दवाइयाँ उतने समय तक ना लें, रोक दें बीच में, तब क्या होगा? तो तब ये जो एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस हमने बताया है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ये उसी का ही रिजल्ट है। जो वेट के हिसाब से जितनी दवाई डॉक्टर ने बताई है, उतनी दवाई अगर हम रोज नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हम फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का जन्म देते हैं और उसको ट्रीट करना बहुत आसान नहीं है। आप मान के चलें कि जैसे हम कैंसर से लड़ते हैं, ऐसे एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस से लड़ते हैं। ठीक है, दोनों सिमिलर तो खतरनाक है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये आपने जो बताया कि यदि कोर्स पूरा ना किया जाए तो एमडीआर टीबी हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है, संक्रामक होती है और ये जस्ट लाइक ए कैंसर है। जी डॉक्टर साहब, ये सारी बातें हमने समझी और मैं अंत में फिर एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन से लक्षण हैं जिसके बिहार पर तुरंत उसको अपना चेकअप करा लेना चाहिए? वो देखिए, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी अगर होती है और खांसी में अगर कोई खून के छींटे आते हैं, अब वजन कम हो रहा है जी, भूख कम लग रही है और हल्का सा बुखार रहता है बदन में 9900 के आसपास जी, और रात को पसीने आते हैं, तो ये जो 4-5 लक्षण हैं, ये जो लक्षण मैंने बताए हैं ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कैंसर का जिक्र किया तो मुझे थोड़ा सा याद आया कि कैंसर में जैसा स्टेजेस होती है, टीबी में भी कुछ स्टेज होती है, कैटेगरी होती है क्या? हाँ, टीबी में भी कैटेगरी होती है। उसमें क्या होता है कि एक तो अगर इनिशियल इन्फेक्शन हमने पकड़ा है और वो वहीं तक सीमित है, तो वो स्टेज 1 होता है। ठीक है, एक लंग से दूसरे लंग तक पहुंचने में स्टेज 2 होता है, उसके आसपास के हिस्से में पहुंचने में स्टेज 3 होता है और अगर वो हड्डियों तक पहुंच जाता है तो स्टेज 4 होता है। और सबसे खतरनाक स्टेज 4 है जो हड्डियों तक पहुंच जाता है। जी जी जी। तो स्टेज 4 का पेशेंट का यदि इलाज चल रहा है, स्टेज 4 में है, तो क्या उसका जीवन बचेगा या फिर 50-50? नहीं, देखिए, अगर वो दवाइयां ठीक से ले रहा है हमारा मरीज जी, और उनको बीच में छोड़ नहीं रहा है और उसका लीवर अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको हम ये मान के चलते हैं कि आराम मिल जाएगा। ठीक है, यानी सारी बात आ गई कि दवाइयां प्रॉपर लें और लीवर का चेकअप इसमें इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो बीच बीच में कराएं। डॉक्टर साहब, अब ठीक है, अब बीमार हो गए, टीबी हो गया, अब क्या खाएं और क्या ना खाएं, खान पान? वो देखिए, इसमें जो खाना बताया जाता है जी, वो हाई प्रोटीन डाइट बताया जाता है। अब जैसे जो अंडा खा सकते हैं वो अंडे का सफेद हिस्सा ले सकते हैं, जो अंडा नहीं खा सकते हैं वो सोयाबीन ले सकते हैं या कुछ दालें ले सकते हैं। वो क्योंकि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो इस टीबी के कीटाणु के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है, और वो एंटीबॉडीज बनना बहुत जरूरी है। मीठा हमें कम खाना है, विटामिन्स और मिनरल्स अधिक तादाद में लेना है और प्रोटीन अधिक तादाद में लेना है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे खान पान का आपने जिक्र किया,
एक्सरसाइज में कुछ कर सकता है इसका मरीज, क्योंकि थक जल्दी जाता है? हाँ देखिए, अगर ज्यादा थकान नहीं है जी, तो वो एक्सरसाइज कर सकता है। और एक्सरसाइज, अगर फेफड़े की टीबी है तो उसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो उसको करना चाहिए। उसके साथ साथ जो घूमना फिरना है, 30 मिनट तो कम से कम एक्सरसाइज कर सकता है। इससे भी हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिसको एंडोर्फिन बोलते हैं जी, और वो जितने भी टीबी के कीटाणु हैं उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात हो रही है तो इसमें जैसे अपने कुछ का डेयरी कुछ प्रोडक्ट्स को ले सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जिससे हम बात करें? हाँ, दूध, उसमें प्रोटीन होता है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, पनीर वगैरह और जो इस तरह के हैं जिनमें प्रोटीन होता है तो वो ले सकते हैं। और सब्जियों में? और सब्जियों में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें सब मिनरल्स और आयरन होता है, उनको ले सकता है अच्छे से साफ करके। क्योंकि आजकल उनमें भी काफी इंसेक्टिसाइड लगा दिया जाता है, तो अच्छे से उसको क्लीन करके ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें हमने जो की वो एक तरीके से ये था कि ठीक है ये रीजंस होते हैं, ये इस तरीके से डायग्नोस होता है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, सरकार ये कर रही है और हम जिस नतीजे पहुंचे कि लाइफस्टाइल शुड बी गुड। अब मैं जो समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब, हम कई तरह के शहरों में रहते हैं, पूरे देश में ये शो देखा जा रहा है, 1 टीयर सिटी, 2 टीयर सिटी, 3 टीयर सिटी या मेट्रो सिटी या फिर कस्बे वाले या ग्रामीण क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा टीबी की जो संभावनाएं हैं वो किस तरह के शहरों में है और किस तरह के गांव देहात में है? एनसीआर में। जी, एनसीआर में सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन एनसीआर में है। जी, तो फेफड़े की बीमारी है, सीधे एनसीआर पॉल्यूशन पर की बात आ गई। हाँ, अगर पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा तो वो जो फेफड़े की हमारी झिल्लियां हैं, फेफड़े के हमारे रास्ते हैं, वो उनको डैमेज करता रहेगा। ठीक है। और ऐसे में जब कोई अगर कीटाणु उसके टच में आएगा तो वो अपना रास्ता बना लेगा और अटक जाएगा। वो जो फिरोजाबाद में टीबी की बीमारी ज्यादा होती है, ग्लास की फैक्ट्री, चिमनी, चूड़ियां, बैंगल्स वहां बनती है, लोग ब्लोअर करते हैं ना, फूंक मारते हैं उसके अंदर, जो करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए वो मैं बताता हूँ आपको, जितनी भी इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कोयले की खाने हैं, एस्बेस्टस है, वो तो सब अलग है। लेकिन वो अब जैसे कपड़ा बुनने की खड्डी है, उनसे जो वो निकलता है, वो भी तो एक तरह का पॉल्यूशन है ना। जी, कुल मिला के ये रहा कि इस तरह की जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर हवा में बैक्टीरिया है या जीवाणु है या गंदगी है या पोल्यूशन है, वो आपको टीबी का मरीज बना सकती है। कुल मिला के ये, चाहे वो खदान हो, कोयला हो या फैक्ट्रीज हो, इस तरह चीजें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी है और ये बताया है, यदि आप ऐसी जगह भी काम करते हैं जहां पर हवा में बैक्टीरिया है या इस तरह के जीवाणु है, वायरस हैं, तो आप टीबी के मरीज बन सकते हैं, क्योंकि ये आपके सीधे फेफड़ों पर असर करता है और ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के बतौर फिरोजाबाद का जिक्र किया, या इंडस्ट्रियल सिटी जितनी भी है, कानपुर भी है इसमें, ओखला, नोएडा भी आता है, इस तरह चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। हम रखें ख्याल आपका में। तो ये थे डॉक्टर बीपी त्यागी, जो बता रहे थे टीबी के बारे में। भारत सरकार या प्रदेश सरकार टीबी को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है और कह रही है कि 2025 तक इसको हम खत्म कर लेंगे, लेकिन जो लेटेंट टीबी है वो ज़्यादा घातक है। सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज मुफ्त में मिलता है, सरकार मुफ्त में आपको दवाइयाँ देती है, डायग्नोज भी करती है, सब कुछ करती है। इसके बावजूद यदि आप प्राइवेट डॉक्टर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन टीबी से बचना बहुत जरूरी है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए हेल्दी लाइफ जिए और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आर्या न्यूज, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।